विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं संसद भवन, वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज आज से होने जा रहा है। To the passing of Sri Naveen Chandra Burgoyne, Sri Rahul Bajaj, Professor D.P. Chattopadhyay, and Sri Yeddapati Venkatrao, former members of this House. Sri Naveen Chandra Burgoyne passed away on 28th of May 2021 at the age of 98 years. Born in March 1920. हो गया। राष्ट्रीय की संसदीय शिष्टमंडल रविवार 13 मार्च 2022 को भारत पहुंचा। उसी दिन उन्होंने आगरा का भ्रमण किया। गुरुवार 17 मार्च 2022 को भारत से प्रस्थान करने से पहले वे हैदराबाद की यात्रा भी करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से राष्ट्रीय की राष्ट्रीय परिषद, संघीय परिषद, सरकार और राष्ट्रीय की मैत्रीपूर्ण जनता को अपनी ओर से तथा सभा की ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं सभा में अपने 3 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री एस सिंगर वादीवेल तमिलनाडु के तंजावुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे लोक लेखा समिति और सभा पटल पर रखे जाने गए पत्रों की समिति के सदस्य भी रहे। श्री तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे वैसे ही मोदी मोदी के नारे शुरू हो गए और नारों के साथ ही अब कार्यवाही शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने जिलों से एमएलसी के नामों का पैनल मांगा है। ये बड़ी खबर है। आज शाम तक क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रभारी एमएलसी के नामों का पैनल भेजेंगे और आज शाम तक प्रदेश मुख्यालय आएंगे संभावित प्रत्याशियों के नाम। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल भाजपा संगठन की बैठक में फाइनल होंगे प्रत्याशियों के नाम, ऐसी जानकारी है। और 18 मार्च तक जारी हो जाएगी एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट। ये भी कहा जा रहा है कि 18 मार्च तक जो एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। कल भाजपा संगठन की बैठक में फाइनल होंगे प्रत्याशियों के नाम, कौन कौन से प्रत्याशी बनाए जाएंगे, कौन कौन से नाम होंगे और फिर जो फाइनल सूची होगी वो 18 मार्च तक जारी कर दी जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने है। और आज शाम तक नाम भेजे जाएंगे, ऐसी जानकारी है। शाम तक प्रदेश मुख्यालय आएंगे संभावित प्रत्याशियों के नाम, ऐसी खबर। और कल भाजपा संगठन की बैठक में फाइनल होंगे जो प्रत्याशियों के नाम होंगे। और दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नितिन गडकरी से मिले योगी आदित्यनाथ। 45 मिनट तक गडकरी और सीएम योगी के बीच में मुलाकात हुई, बातचीत हुई और ये तस्वीरें भी वहां से जो सामने आई हमने आपके सामने रखी। बड़ी खबर आपके सामने ये है कि दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है योगी आदित्यनाथ का। नितिन गडकरी से जब उनकी मुलाकात हुई उसी वक्त की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। खबर यह है कि 45 मिनट तक दोनों के बीच में मुलाकात हुई है और उसके बाद अब महामहिम से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ ही देर में वहां पर वो पहुंच जाएंगे। उसके बाद होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनकी शिष्टाचार मुलाकात।
लेकिन कल से ही जो मुलाकातों का सिलसिला बढ़ चला है वो लगातार जारी है और आज वो नितिन गडकरी से सबसे पहले मिले हैं। 45 मिनट तक मुलाकात में दोनों के बीच में बातचीत हुई है और उसके बाद जैसे ही मुलाकात खत्म वैसे ही योगी आदित्यनाथ निकले हैं महामहिम से मिलने के लिए। अब कितनी देर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से वो मुलाकात करते हैं, कितनी देर दोनों के बीच में बातचीत होती है, इस पर भी लगातार नजर है। और प्रचंड बहुमत के बाद, देखिए ऐतिहासिक जीत के बाद ये पहली मर्तबा दिल्ली पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और हर एक तस्वीर पर लगातार हमारी भी नजर है और हमारे सहयोगी अविनाश लगातार बने हुए हैं, वो हर एक हिस्से की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आपको दे रहे हैं। अविनाश, क्या जानकारी है, कितनी देर में पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से मिलने के लिए? ये देखिए, अगर बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात चल रही है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं ये मुलाकात चलते हुए। मुख्यमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया, उनको धन्यवाद दिया और प्रचंड जीत के लिए उनका आशीर्वाद भी लिया है। और अभी अगर बात करें तो बातचीत चल रही है दोनों लोगों के बीच में कि किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश के तमाम तरह जो विकास कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाए। अपने विजन को राष्ट्रपति के सामने रख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके भी सलाह मशवरा ले रहे हैं कि किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश में जो तमाम तरह विकास कार्य हैं इसको किया जाए। अभी दोनों नेताओं के बीच में और भी कुछ देर मुलाकात चलेगी, तकरीबन 11:30 बजे तक की मुलाकात चलने के अनुमान है और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन से निकल के सीधे 22 अकबर रोड आएंगे, जो कि पता है केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का, और यहाँ पे आके फिर वो मुलाकात करेंगे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ। चूंकि अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी थे और युवाओं को साधने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अनुराग ठाकुर को दी थी। ऐसे में अनुराग ठाकुर ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और तमाम तरह युवाओं को बीजेपी के पक्ष में लाया और बीजेपी के लिए वोट दिलवाया है। तो उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उनका आभार व्यक्त करेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो इसी के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे। और फिर तकरीबन 1 बजे के करीब वो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर में पहुंचेंगे और वहाँ पे जाके मुलाकात करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तमाम तरह नेताओं ने चुनाव लड़ा है और उन्हीं की देखरेख में तमाम तरह जो केंद्रीय नेता हैं उनकी रैलियाँ लगी, उनके रोड शो लगे हैं, तो उनका भी आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे और उसके बाद लंच भी वहीं पर करेंगे और उसके बाद फिर सीधे हिंडन एयरबेस जाएंगे और जहां से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज ये जो मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम तरह नेताओं के साथ, ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। योगी आदित्यनाथ सभी की भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत अहम रही है और सिलसिलेवार तरीके से सभी से मुलाकात भी वो कर रहे हैं। राष्ट्रपति से करीब 30 मिनट की उनकी मुलाकात अभी हो चुकी है, अभी भी वो अंदर ही मौजूद है, बातचीत चल रही है, आप ये जानकारी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। अब देखिए, दिल्ली दौरे के दूसरे दिन नितिन गडकरी से मिले और उसके बाद राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहां पर महामहिम से लगातार मुलाकात जारी है योगी आदित्यनाथ की। 30 मिनट करीब हो चुके हैं और अभी वो अंदर ही मौजूद हैं। इसके बाद फिर अनुराग ठाकुर से वो मिलेंगे, फिर आखिरी में धर्मेंद्र प्रधान से उनकी होगी मुलाकात और फिर वो सीधे रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। और आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत भी हो गई है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए एकदम तैयार है। मेरठ से भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि विपक्ष अपने दायित्व को भूल रहा है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में भाजपा सांसद ने और क्या कुछ बातें कही हैं, आपको सुनवाते हैं। आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, तो वहीं सरकार विपक्ष को किस तरह से जवाब देगी, सरकार की क्या रणनीति है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं। राजेंद्र जी, किस तरीके की तैयारी है सरकार की तरफ से आज बजट सत्र को लेकर के? नहीं, सरकार हमेशा से इस बात को कहती रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं, जो हमारे अन्य वरिष्ठ नेता हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, या एक प्रकार से स्पीकर साहब भी इस बात को कहते रहे हैं कि प्रत्येक विषय पर चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए। विपक्ष अपनी बात रखे, सत्ताधारी दल अपनी बात रखे और एक डायलॉग रहता है तो उसमें सारी बातें निकलती हैं। और ये स्वाभाविक रूप से विपक्ष को अधिकार है सरकार को घेरने का,
अच्छे ढंग से सवाल उठाए, वो कोई समस्या है उनको उठाए, उनके ध्यान आकृष्ट करे, यदि जरूरत है तो सरकार की आलोचना करे और सरकार को भी उन विषयों का संज्ञान लेते हुए उसका उत्तर देना उसकी जिम्मेदारी है। और यदि कोई ऐसे विषय उठते हैं तो उसका निराकरण करने की भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ इस प्रकार की स्वस्थ डायलॉग के द्वारा सदन चलेगा और देखा जाए तो पहला चरण भी अच्छा चला। कुछ शुरुआत में थोड़ी कठिनाई रही लेकिन उसके बाद सबने सहयोग किया। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी एजेंडा हाउस के सामने, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उस एजेंडे को पूरा किया जाएगा। जो चर्चाएं होनी होंगी, अभी बजट के ऊपर चर्चा होनी शेष है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स के ऊपर चर्चा होगी, उसमें लोग एक सार्थक भूमिका निभा करके एक उच्च स्तर की चर्चा करेंगे और सब विषयों पर जैसा मैंने कहा कि चर्चा होगी। राजेंद्र जी, अभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो क्या इस जीत को लेकर के भी विपक्ष की कोई रणनीति होगी? किस तरीके के सवाल पुटअप होंगे और किस तरीके से उन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार ने तैयारी की है? देखिए, सामान्यतया जो विषय संसद के अंदर उठते हैं, चुनाव जब चल रहा था वो विषय जनता के बीच में भी उठाए गए, बराबर उठाए गए। और इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, क्योंकि संसद में आज भी सबसे बड़ा दल है विपक्ष का, तो उसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन यदि मुद्दों को अस्वीकार जनता ने किया है और उनको बिल्कुल पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। पंजाब में अच्छी खासी उनकी सरकार थी, वहाँ भी उनकी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों में सरकार थी, वो लौट करके आई हैं। तो कांग्रेस को जरूर सोचना चाहिए कि कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। केवल मोदी जी की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, निरर्थक आलोचना करना, यानी ऐसे बहुत सारे विषय हैं, चाहे वो कभी कोरोना का संकट आया, चाहे यूक्रेन का संकट आया हो या कुछ और चीज़ें हों, तो उसमें यदि सार्थक भूमिका कांग्रेस नहीं निभाएगी तो इसी प्रकार की अस्वीकृति जनता के द्वारा उसको प्रदान की जाती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद से कांग्रेस को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए कि किन विषयों को किस ढंग से संसद में उठाएं। सरकार तो तैयार है। नोएडा से बड़ी खबर है, ओमैक्स बिल्डर के ठिकानों पर रेड। जी हां, आयकर विभाग की टीम कर रही है छापेमारी। आज सुबह से ही लगातार छापेमारी हो रही है, ऐसी खबर है। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के ठिकानों पर छापा, दिल्ली के भी तमाम ठिकानों पर छापेमारी जारी है। करीब 28 ठिकानों पर रेड पड़ रही है। ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, ओमैक्स बिल्डर को लेकर है, जहां पर ओमैक्स बिल्डर के ठिकानों पर रेड की खबर। आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और जानकारी यह है कि सुबह से ही लगातार छापेमारी हो रही है। नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के ठिकानों पर जो आईटी के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और दिल्ली के भी तमाम ठिकानों को लेकर जानकारी है कि वहां पर भी छापेमारी हो रही है। करीब 28 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर इस वक्त अधिकारियों की मौजूदगी है। अब यहां से क्या कुछ मिलते हैं अलग अलग ठिकानों से, इस पर भी लगातार नजर होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त, करीब 28 ठिकानों पर लगातार रेड की खबर है ओमैक्स बिल्डर के। और आगे बढ़ते हैं, श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में आज रंग और गुलालों की होली खेली जा रही है। सालों से होली की ये परंपरा यहाँ पर लगातार चली आ रही है। सुबह से ही मथुरा में श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और होली पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर श्रद्धालु किस तरीके से उमड़े हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। रंग भरी एकादशी का मौका है और रंग खेलकर जश्न यहाँ पर मनाते हुए श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रज में होली की धूम किस तरीके से है, देखिए कोने कोने से देश के यहाँ पर पहुंचते हैं श्रद्धालु। आज का मौका और भी खास है, रंग भरी एकादशी का मौका है और रंगों से सराबोर यहाँ पर कान्हा के भक्त दिखाई दे रहे हैं। कान्हा की नगरी में सुबह से ही लगातार अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और रंग गुलाल की होली यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही लगातार खेली जा रही है। किस तरीके से भक्ति भाव से रंगे हुए ये श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही है यहाँ पर किस तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं श्रद्धालु। 2 तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं।
जहां तक भी नजर डालिएगा सिर्फ श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे और रंगों में डूबे हुए सराबोर यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं। ब्रज की होली जग जाहिर है किस तरीके से ब्रज में होली खेली जाती है, कान्हा की नगरी में होली किस तरीके से खेली जाती है, रंग गुलाल किस तरीके से लगाए जाते हैं, इसकी चर्चा देश और के बाहर विदेशों तक भी है। और आज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में और भी अहम हो जाती हैं और भी उत्साह से भरी हो जाती हैं, क्योंकि रंग भरी एकादशी का मौका आज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी होली की मस्ती शुरू हो चुकी है। कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, हर जगह होली की खुमारी छाई हुई है। कहीं महिलाओं की टोली होली का जश्न मना रही है तो कहीं संत भी होली के रंग में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ पर छाई होली की खुमारी। होली के रंग में रंगे हुरियारे। कुमाऊं से गढ़वाल तक होली का जश्न। घर घर मनाया जा रहा रंगों का त्योहार। देवभूमि उत्तराखंड में होली के अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। कुमाऊं में इन दिनों होली की फिजा बिखरी है। होली के जश्न की तस्वीरें सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा की हैं, जहां हर बार की तरह महिला हुरियारों ने परंपरागत अंदाज में होली का जुलूस निकाला और खूबसूरत तरीके से खड़ी और बैठकी होली का मंचन किया गया। हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर, रानीखेत, भवाली, दनिया आदि की टीमों से प्रतिभाग करेंगे। कृतिक जुलूस भी निकाला जाएगा। और ये भी मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि आज महिलाओं को मंच देते हुए हमको 25 वर्ष हो गए हैं। वैसे तो हमारी संस्था इस कार्यक्रम को करते हुए 32 साल हो गए, लेकिन जब हमने महिलाओं में उनकी प्रतिभा को देखा तो हमें लगा कि उनमें इतनी प्रतिभा है तो उन्हें एक मंच प्रदान करना चाहिए। रामनगर में भी होली की धूम देखी जा रही है। यहाँ घर घर में महिलाओं की महफिल सजने लगी है। तो होली के रंगों के बीच में सियासत के रंग भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी बीच में एक बड़ी खबर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से योगी आदित्यनाथ की शिष्टाचार भेंट हुई है। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद यूपी सदन जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दोपहर 12:30 बजे अनुराग ठाकुर से उनके मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और उसके बाद फिर दोपहर 1 बजे का वक्त है। यूपी चुनाव प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान से भी उनकी होगी मुलाकात। ये देखिए राष्ट्रपति से जब उनकी मुलाकात हुई, ये भीतर की तस्वीरें आपके सामने है।